हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे थे अपने एनसीईआरटी बुक और ये थी अपनी क्लास। अब अपन ने शुरू कर दी है, यहाँ पर क्लास 8 की है और ये अपनी इंडिया ज्योग्राफी के अंदर चल रही है। चैप्टर नंबर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए अपन इसको 2 वीडियोज़ में करेंगे। आधे आधे घंटे की बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बताया गया है कि तंजानिया एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, कि एक छोटे गांव में माम्बा एक जो इंसान है, व्यक्ति है या कोई महिला है, पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती है और अपने भाइयों की जो बकरियां हैं उनकी देखभाल में भी मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम करने के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी वो एक जो पूरे साल उनको पर्याप्त हो, इतना वो अनाज नहीं उगा पाते। अब बताई गई है कि पीटर एक व्यक्ति है जो न्यूजीलैंड में रहता है, कि भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है दुनिया के अंदर, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। यानी भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होती है उसको साफ करके और धो के और हाइजीनिक बना के उसको आगे मार्केट में बेचता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तब वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरियों पर पहाड़ों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। घास के मैदान पर क्यों स्थित है? क्योंकि भेड़ों को चरने के लिए या चारागाह के लिए घास की बहुत ही सख्त आवश्यकता होती है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया गया है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। फिर बताया गया है कि माम्बा और पीटर दो विश्व के दो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। माम्बा तो अफ्रीका में रहते थे और पीटर है वो न्यूजीलैंड में। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। अब भूमि की गुणवत्ता की बात करें तो जो पीटर एक मैदानी भाग में रहता है जहाँ पर चारागाह है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है, लेकिन जो माम्बा थे वो रहते थे अपने पठारी क्षेत्र में। फिर जल की बात करें तो जल यहाँ पूरा है, क्योंकि मैदानी भागों में जल तो पाया ही जाता है। मृदा अच्छी है, वहाँ पर पठारी भूमि में मृदा अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक वनस्पति अच्छी है, प्राणी है, भेड़ है, और प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर अच्छे से तकनीक विकसित की गई है, किस प्रकार से हम कम खर्चे में अधिक लागत प्राप्त कर सकते हैं, यानी कम लागत में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। यानी अगर कहीं दो स्थानों पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो निर्भर करती है कि भूमि की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ की मृदा कैसी है, जल की उपलब्धता कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, प्राणी और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक। अब देखो, यहाँ बताया गया है कि क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी ये अपनी पृथ्वी है मान लेते हैं। अब पृथ्वी में 70% पर तो जल है और 30% पर भूमि है, तो ये 30% खुद एक प्रकार में 100 प्रकार हो गया। अब देखो, ये भूमि बच गई अपनी और ये अपना बच गया जल, ये है जल। अब इस भूमि के जो ये भूमि है, इस भूमि के 30% भाग पर ही अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। जो बाकी 70% भाग है वो पठारी क्षेत्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं दलदल है, कहीं नदियां हैं। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या रहती है या वो निर्जन है, या तो बिल्कुल ही निर्जन है। जैसे अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा प्रदेश है, बर्फ ही बर्फ रहती है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। यानी जो भूमि है, भूमि के सिर्फ 30% हिस्से पर ही लोग निवास करते हैं। अब बात करते हैं भूमि की। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का लगभग 30% भाग पर भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो पूरी पृथ्वी है उस पर 30% पर ही स्थल है, लेकिन उस स्थल का भी पूरा का पूरा जो आवास योग्य यानी रहने लायक नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जैसे अपने यहाँ पर मैदानी भाग ज़्यादा है तो यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे ही अपन थार के मरुस्थल में चलेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाएगी। पठारी प्रदेश में चलेंगे
यानी लद्दाख की तरफ जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर भी जनसंख्या कम हो जाती है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र से मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के जो अपना सतह है, समुद्र स्थल है, उससे एकदम से नीचे है, यानी वो वहाँ पर कभी भी पानी भरने की आशंका हमेशा बनी रहती है। मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। अब देखो क्या क्या निर्जन है, मतलब वहाँ पर भी कोई लोग निवास नहीं करता है। उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गया, कोई निवास नहीं करता, सॉरी। पर्वतों के तीव्र ढाल हो गए, वहाँ पर भी कोई निवास नहीं करता। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र हो गए, वहाँ पर भी कोई निवास नहीं करता। मरुस्थल क्षेत्र पर भी कोई निवास नहीं करता। और जो सघन क्षेत्र यानी जहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। फिर आगे बताया गया है कि उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे घने या सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं। यानी ये जो जो क्षेत्र हैं, उर्वर मैदानी भाग है, और जो नदी घाटियों के पास वाली जो भूमि है वो एकदम उपजाऊ है, उसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, यानी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक। फिर बात करते हैं भूमि उपयोग का, कि भूमि का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि हो गई, वानिकी हो गई, खनन हो गया, सड़कें बनाने के लिए और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि चयनित देशों में भूमि उपयोग के आधार पर क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया एक देश है, वहाँ पर फसल भूमि के लिए 6% ही भूमि है, चारागाह के लिए 56% है, वन 14 पर है और अन्य उपयोग होता है 24%। इस प्रकार से ये बताया। अब भारत में देखते हैं, भारत में फसल भूमि है 57%, चारागाह है सिर्फ 4% भाग पर, वन है 22% भाग पर, और अन्य उपयोगों के लिए हम लेते हैं 17% भूमि का उपयोग हम अन्य भाग, जैसे सड़क हो गई, अपने ये स्कूल, कॉलेज, गांव, बस्तियां, ये सब अपन अन्य भागों में उपयोग में लेते हैं, बल्कि 57% पर अपन फसल उगाते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। यानी बताया गया है कि जो भौतिक कारक हैं उनकी वजह से ही हम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं जहाँ पर मृदा अच्छी होगी तो वहाँ पर लोग अधिक जनसंख्या निवास करेगी, वहाँ पर लोग अधिक बसे रहेंगे, क्योंकि भाई वो वहाँ पर मृदा उपजाऊ है, फसल उगा सकते हैं, उनके लिए खाने के लिए अनाज उत्पन्न हो सकता है। समतल भूमि होगी तो आवास भी बनेगा, सड़कें भी बनेंगी, परिवहन भी आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब, जैसे खनिज भी देखे जाते हैं, जलवायु भी देखी जाती है कि जलवायु कैसी है। अगर बहुत ही गर्म स्थल है तो भी नहीं रहा जा सकता, और बहुत ही ठंडा स्थल है तो भी अपन वहाँ पर निवास नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं मानवीय कारक, जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। फिर बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भी संसाधन कहते हैं। यानी एक तो होती है निजी क्षेत्र की भूमि, जैसे अपन ने घर बना लिया, अपना निजी क्षेत्र हो गया, अपने खेत हो गए, वो भी निजी क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक जो साझा संपत्ति संसाधन होते हैं, जैसे चारा, जो चारागाह हो गए, सबके लिए होते हैं। औषधीय बूटियाँ, जैसे पेड़ लगा दिए गाँव के भीतर, तो वो भी सबके लिए ही होते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं साझा संपत्ति संसाधन के अंदर। फिर बात करते हैं कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अनाधिकृत मतलब अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज के सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण यानी जो भूमि है उसका जो सतह है वो एकदम से नीचे हो गई है। भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब देखो जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले भूमि उपयोग, यानी सबसे पहले मानव ऐसे कच्चे घरों में रहता था, पेड़ हुआ करते थे,
और कच्ची सड़कें हुआ करती थी, थोड़े बहुत ये पठार से थे, टीले से टीबे से बने होते थे और फसल उगाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पक्के घर बन गए और जो हाथी, अपने हाथी का नाम है सॉरी, बैल हो गए, ऊंट हो गए, गधों के स्थान पर ट्रैक्टरों ने ले लिया, पक्के घर हो गए, बिजली की व्यवस्था हो गई, जो कच्ची सड़क थी उसको थोड़ा सा और मरम्मत करके मजबूत किया गया। फसलें तो अभी भी उगाई जा रही हैं, लेकिन फिर देखो, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फसलें गायब हो गई और भी पक्के मकान बन गए, सबके पास गाड़ियां हो गई, परिवहन के साधन, और धीरे धीरे देखो सब एकदम से कैसे परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से इस डायग्राम पर अगर अपन देखते हैं तो जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो गया है। अब देखो यहाँ पर बात की गई है भूस्खलन की। तो भूस्खलन होता क्या है, भूस्खलन के बारे में पढ़ते हैं कि भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जैसे कोई ढलान है, तीव्र ढलान है, अब बहुत ही तेज बारिश हो रही है, तो उस बारिश के पानी को जो ढलान का कुछ हिस्सा है वो रोक के रखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बारिश का पानी वहाँ पर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सीमा भी टूट जाती है और एकदम से अचानक से बहुत ही बड़ी मात्रा में चट्टानों का खिसकना भूस्खलन कहलाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, लेकिन जैसे जैसे नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। यानी जैसे ही वो फूटेगा तो अपने साथ जो मिट्टी थी वो भी अपने साथ लेकर आएगा। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और जो एक चिंता का मुख्य विषय, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में हर साल कहीं ना कहीं भूस्खलन होता रहता है। फिर बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया था। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का एक कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अब बताई गई है कि न्यूनीकरण विधि, वैज्ञानिक परिविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कि भूस्खलन जो प्रभावित क्षेत्र है उनका मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना है। कि सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि भाई ये भूस्खलन के संभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पर भविष्य में भूस्खलन आ सकता है, उनका मानचित्र बनाना और उनको इंगित करना है कि ये फलाना गाँव फला फला जगह पर भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, जैसे ये पहाड़ है अपना और ये ढलान है, तो यहाँ पर अपन ने दीवार बना दी, तो अगर भूस्खलन होगा भी, ये चट्टानें टूट कर आएंगे तो इस दीवार के सारे ही रुक जाएंगी। फिर भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। यानी वनस्पति आवरण में यहाँ पर ढलानों पर पेड़ पौधे लगा देने से भी वनस्पति आवरण में वृद्धि हो जाती है। सतही अफवाह एवं झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। यानी जैसे यहाँ पर बांध बन गया, बांध बना रखा है अपन ने पानी रोकने के लिए, तो अपने को लगता है कि यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, तो हम धीरे धीरे इस पानी को खोलना स्टार्ट कर देंगे, जिससे यहाँ पर जो दबाव था, जो दीवार थी, उस पर दबाव कम हो जाएगा। तो ये हो गए भूस्खलन को रोकने की विधि और भूस्खलन क्या होता है। अब बात करते हैं कि भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करते हैं। तो इसमें बताया गया है बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें उस जनसंख्या को रहने के लिए निवास भी बनाने होंगे, घर बनाने होंगे, और घर बनाने के लिए अपन क्या होगा, पेड़ों को काटेंगे, जिससे प्रकृति का विनाश होगा। और उसके लिए जो जनसंख्या के लिए खाने की व्यवस्था भी करनी होगी, तो भी अपन जंगलों को काट के वहाँ पर खेती करना शुरू करेंगे। इससे बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि का विनाश होता जा रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, वन रोपण करना चाहिए, भूमि उद्धार करना चाहिए। यानी जो बंजर भूमि है उसको उद्धार करके, यानी उस पर कुछ रासायनिक केमिकल मिला के या फर्टिलाइजर मिला के, उर्वरक मिला के उस भूमि को उपजाऊ बनाना। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, यानी एक सीमित मात्रा में ही उपयोग करना, अति नहीं करना किसी भी चीज़ की, यानी आवश्यकता से अधिक वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना।
अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। फिर शब्दावली में बताया गया है कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय होता है कि तापमान परिवर्तन, यानी कभी तापमान अधिक हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना, यानी जो धीरे धीरे चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं, वो उस चट्टानों का अपक्षय कहलाता है। यानी धीरे धीरे वो चट्टानें टूटकर अन्य जगह पर अपरदित हो जाती हैं। अब बात करते हैं मृदा की। मृदा में बताया गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसको बोलते हैं मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जैसे ये देखो, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, जो ये वाली मृदा है जहाँ पर अपन फसल उगाते हैं, ये रहते ह्यूमस और वनस्पति के साथ। फिर ये वाली होती है इसके नीचे बालू, गाद और क्ले के साथ उपमृदा। फिर ये होती है अपक्षय चट्टानी पदार्थ है, और ये होती है जनक चट्टान, यानी इन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ, फिर इससे इसका निर्माण हुआ, और इससे इस मृदा का निर्माण हुआ। तो ये चक्कर हमेशा अनविरत या अविरत हमेशा लगातार चलता रहता है। अब बात करते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। वह या यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। यानी धीरे धीरे चट्टानों से टूट के छोटे छोटे कंकड़ बनेंगे, कंकड़ फिर आपस में टकरा टकरा के मृदा बनेगी, और मृदा कई सालों के बाद एक उपजाऊ मिट्टी का रूप ले लेती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यानी एक निश्चित मात्रा में या सीमित मात्रा में या सही तरीके से अगर अपन बंजर भूमि में भी रासायनिक जो कीटनाशक है या रासायनिक उर्वरक है वो भी एक सीमित मात्रा में अगर अपन इस्तेमाल करें, तो बंजर भूमि भी धीरे धीरे उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं, ये है मृदा और ये है सारे मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले कारक की बात करते हैं, ये हो जाएगा जनक शैल, यानी जिससे मृदा का निर्माण हुआ है। रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो ये भी मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा को संचय निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, पेड़ पौधे, प्राणी जात, कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे ह्यूमस किससे बनता है, केचुआ हो गया। केचुए को अपन किसान मित्र बोलते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में, खेत की मिट्टी में रहता है, और अंदर ही अंदर वो जब गति करता है तो उस गति के कारण अपनी मिट्टी खोखली हो जाती है, जिससे मिट्टी में ह्यूमस बनी रहती है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की। चौथा नंबर हो जाएगा समय, यानी टाइम। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, यानी टाइम के साथ साथ मृदा का जो है अपना उपजाऊपन है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। फिर पांचवें कारक की बात करें तो जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये सब हो गए मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन बात कर रहे हैं मृदा निर्माण के कारक। वो तो थे मृदा अपर्दन के या मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। अब है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक जैसे स्थलाकृति हो गई, जैव पदार्थों की भूमिका हो गई, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। यानी जो मृदा है, जनक शैल है, पत्थर है, चट्टानों से मृदा बनने में यानी बारीक कणों में बनने में उसको कितना समय लगा है, और अलग अलग स्थानों पर ये भी अलग अलग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अगर इनकी बात करें तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। अपरदन होता है कि मृदा का एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचना मृदा का अपरदन कहलाता है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो जाता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक हैं वनोन्मूलन, यानी वनों को काटना, अतिचारण, यानी जो घास स्थल थे वहाँ पर अतिचारण करवाना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। सबसे पहली विधि है मल्च बनाना। मल्च क्या होता है कि पौधों के बीच जो अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। यानी जैसे अपन ने बागवानी लगा रखी है और इस प्रकार अपन ने कतार में पौधे लगा रखे हैं। अब यहाँ तो पौधे लगा रखे, लेकिन जो बाकी की बची हुई मृदा है ये वाली, यहाँ पर अपन जो जैविक पदार्थ होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, प्रवाल, मूंगा, उस मूंगे से इसको ढक देते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी आर्द्रता है और उमस है वो यहाँ पर बनी रहती है, और ये मृदा यहाँ पर खराब नहीं होती। फिर बात करते हैं वेदिका फार्म की, कि चौड़े
समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। जैसे ये देखो, ये है वेदिका फार्म। इस प्रकार से ढलानों के समानांतर ये लगा दिए जाते हैं ताकि मृदा का अपरदन भी बना रहे और भूमि फसल उगाने के लिए समतल भूमि भी अपने को प्राप्त हो जाए। फिर बात करते हैं कि समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। यानी देखो, ये इस प्रकार इस पहाड़ी की ढाल है और अपन ने फसल किस प्रकार बो दी, इस प्रकार हमने फसल उगा दी। तो जैसे जैसे पानी आएगा टकरा टकरा के इसका जो ढाल है, यानी जिस पानी की गति है, वो नीचे आते आते बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे मृदा का अपरदन रुक जाएगा। अब बात करते हैं रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये देखो, यह है रक्षक मेखला। अब जैसे ही एक वायु होती है, जो अपनी पवन होती है, वो भी एक मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारक है। वो अपने साथ बारीक धूल के कणों को, मिट्टी के कणों को उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो हम इस प्रकार की जो रक्षक मेखला बना देंगे तो उससे मृदा के कण है वो उड़ कर नहीं जाएंगे, टकरा कर वापस नीचे यहीं पर पड़ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं दूसरे की समोच्च रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाई बनाई जाती है। यानी इस प्रकार से ढलान है, उस प्रकार अपन ने रोधिकाएं बना दी और यहाँ पर छोटी छोटी खाया बना दी, गड्ढे बना, तो पानी इसमें भरेगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें। इस प्रकार से पानी का जो तीव्र है या पानी का वेग है वो बहुत ही कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं चट्टान बांध की। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। फिर बात करते हैं कि बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ये हो गए मृदा संरक्षण के कुछ उपाय। अब बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद एक और फैक्ट है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। यानी कोई नल है वो ऐसे टपक रहा है टप 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 करके, तो साल भर में वो 1200 लीटर जल, यानी 1200 लीटर जल उससे वेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं जल की, कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ की 3/4 भाग जल से ढका हुआ, यानी पूरी पृथ्वी पे जो अपना है 74% पानी है, तो 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यानी जीवन की शुरुआत है सबसे पहले महासागरों से ही शुरुआत हुई है अपने जीवन की, यानी जल से ही जीवन निकला है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय यानी खारा है, और अपन तो शुद्ध जल होता है अलवणीय जल ही अपन यूज में लेते हैं। अलवण जल केवल 2.7% ही है। लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी केवल पृथ्वी पर केवल 2.7% ही अपने पेयजल योग्य पानी है, यानी जो पीने योग्य ही है, और उसका भी 70% पानी तो बर्फ में जमा है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह है भौमजल, जो भूमिगत जल होता है, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। अब देखो कि औसतन यहाँ पर बताया गया है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। यानी अपने भारत में एक ऑन एन एवरेज, यानी एक सामान्य आदमी दिन में कम से कम 150 लीटर पानी का यूज कर लेता है। जैसे पीने के लिए 3 लीटर पानी, खाना बनाने में 4, नहाने में 20 लीटर पानी यूज करता है, शौचालय में 40 लीटर, वस्त्र धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर और बागवानी में 23 लीटर, यानी टोटल 150 लीटर वो पानी व्यर्थ कर देता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में ही विविधता प्रतीत होती है।
क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। अब जल का चक्रण था वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, किस प्रकार जो जल है वो वापस से चक्रित होता रहता है, यानी पहले वो वाष्प में बदलेगा, फिर बारिश होगी, फिर समुद्र में जाएगा, फिर भाप में बनेगा, वाष्प में संघनित होकर बादलों से, ऐसे जल का चक्रण हमेशा निरंतर होता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है, क्योंकि जो अपन फसलें उगाते हैं वो भी अपन पीने के पानी के जल से ही उगाते हैं। जल कृषि उद्योगों एवं बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या है, भोजन है और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। नकदी फसलें गन्ना, चीनी, जूट, कॉफी, इनमें बहुत ही अधिक अपने को जल की आवश्यकता होती है और ये फसलें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बताई है, क्या आप जानते हैं कि आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में लगभग 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरोली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, यानी यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है, ये वर्ष भर दूसरे तालुकों से पानी खरीदते हैं। अब बात करते हैं कि जल की उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवण जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी कहाँ कहाँ पर कमी है? अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया यानी अपन भारत भी दक्षिण एशिया का ही हिस्सा है, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिम मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के भाग और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया भी जल की कमी से जूझ रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता रहता है, उनमें जलाभाव की समस्या अधिक बनी हुई है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब बात करते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करें। कि आज के विश्व में शुद्ध एवं पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पीने के लिए शुद्ध पानी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। यानी जो जल है वो एक नवीकरणीय साधन, यानी उसको नवीकरण हो सकता है, लेकिन अगर हम उसका आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो और प्रदूषण इसे अनुपयुक्त बना देगा, यानी अपने लिए जल भी नहीं बचेगा। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रासायनिकों विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल में प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, जो मल निकलता है, जो अपन कीटनाशक मिलाते हैं, अगर उनको हम पीने के पानी के स्रोतों में ना डालें तो पानी प्रदूषित होने से बच जाएगा। जो जब फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है उसको शोधित करके यानी स्वच्छ करके ही अपन नदियों में डालें, उससे भी अपन जल संरक्षण कर सकते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। यानी जो वन होते हैं और वन्य वनस्पति होती है, जो अपने यहाँ पर बाढ़ आती है और अपने जो बहुत ही अधिक बारिश होती है उस चीज़ को भी वो रोकते हैं और जो भूमि है उसमें अधिक से अधिक जल को पहुँचाते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, यानी पक्की नहरें होनी चाहिए। अगर कच्ची नहरें होंगी तो आधी तो वो नहर ही उस पानी को सोख लेगी। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण स्प्रिंकल यानी इस प्रकार से फव्वारा पद्धति से सिंचाई करना अधिक प्रभावी होता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो ये हो गया, अपन ने आज तक जल में पढ़ लिया है, मृदा पढ़ ली है,
बाकी का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने को लाइक भी करनी है, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमी रह गई हो कि ये चीज़ अच्छी करनी है या ये चीज़ सुधारनी है, वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वो है अपना संकलन क्लासेस। जैसे ही आप ये डालेंगे इस प्रकार से आपको हिंदी में अपने चैनल का नाम दिखाई देगा संकलन, उसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ से वीडियो को नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिलता है, और संकलन में एस पड़ा है और सी पड़ा है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।